गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ललित ढिका आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है इकोनॉमिक स्पेशल क्लासेस। दोस्तों, आज मैं बजट का एक चैप्टर लेके आया हूँ। ये बजट का बहुत ही उम्दा चैप्टर है। ये एमबीए में भी है, एमए में भी है, एमकॉम में भी है, लगभग सभी में आता ही है और कंपटीशन के एग्जाम में भी ये पूछा रहा है। बहुत ही डीपली चैप्टर में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। ये मैंने पीपीटी पहले ही बना ली ताकि लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया? ठीक है। अब पढ़ते हैं हम बजट के बारे में। सरकार दोस्तों हर साल बजट पेश करती है। सरकार मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा दोस्तों आपको, क्या आपको बैठे बैठे ही, अगर आप लेट के वीडियो देख रहे हैं तो लेटे लेटे ही आपको ये कॉन्सेप्ट मुंह जवानी याद हो जाएगा। वो भी हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है। कब करती है ये भी सुन लीजिए। 1 फरवरी को, हमेशा 1 फरवरी को बजट पेश करती है। कब से कब तक के लिए फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ये फाइनेंशियल ईयर होता है दोस्तों। ठीक है, बजट पेश करके 1 फरवरी को। और स्टार्ट कब से होता है, लागू कब से होता है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। उसमें दो चीजों की बात करती है। एक तरफ सरकार के होते हैं एक्सपेंडिचर, एक तरफ होते हैं सरकार के एक्सपेंडिचर, सरकार के खर्चे, और एक तरफ होते हैं सरकार की इनकम। इन दो चीजों की बात करती है दोस्तों। क्या क्या बताया मैंने? एक तरफ होते हैं सरकार के एक्सपेंडिचर, खर्चे, जो सरकार खर्चे करने वाली है। दूसरी तरफ सरकार की इनकम, कि सरकार की इनकम कहां कहां से आएगी, इनकम के सोर्स क्या क्या हैं। वो हर साल सरकार इन दो चीजों के बारे में बजट में बातें करती है। तो उसी के ऊपर ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, बजट इस तरफ आ गए सरकार के राजस्व, सरकार के रेवेन्यू, यहां आ गए सरकार के व्यय, सरकार के एक्सपेंडिचर। मैंने दो पार्ट बताए। इस तरफ हमने ले लिए सरकार के राजस्व, यहाँ पे आ गए सरकार के राजस्व। सरकार को कहां कहां से इनकम आ रही है वो, और ये वो शो हो रही है यहाँ पे। सरकार के खर्चे दूसरी तरफ आ रही है, सरकार के खर्चे। सरकार के एक्सपेंडिचर क्या है, सरकार का पैसा कहां कहां जा रहा है, वो ले लिया हमने यहां। अब इसी को हमने सरकार के राजस्व को दो पार्ट में बांटा है, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में। राजस्व प्राप्तियां, हिंदी वाले बच्चों को नहीं है, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। दोस्तों ये है मेन कॉन्सेप्ट, ये है मेन कॉन्सेप्ट, इसे समझ लीजिए। ये मैंने लिखा है एसिड कम होने पर। ए क्या है, यहाँ ए और एल का क्या मतलब है? ए का मतलब है एसिड, एसिड कम होने पर। दूसरा मैंने लिखा है लायबिलिटी बढ़ने पर।
लाइबिलिटीज बढ़ने पर। ए का मतलब एसेट, एल का मतलब लाइबिलिटीज। सेम यहाँ पे ए एल, ए का मतलब एसेट, यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेट कम हो रही है। जो भी है मैं अभी बताऊंगा आपको। एसेट, ए का मतलब एसेट, एल का मतलब लाइबिलिटीज। ये थोड़ा सा कटा हुआ था, बच्चे ने कर दिया था अभी। ए का मतलब एसेट, यहाँ पे एसेट बढ़ रही है, यहाँ पे लाइबिलिटी लाइबिलिटी कम हो रही है। ये मैं समझा रहा हूं ए और एल का मतलब क्या है। यहाँ पे भी ए का मतलब एसेट और एल का मतलब लाइबिलिटीज। अब इसे क्या कहते हैं, एसेट और लाइबिलिटीज क्या होता है, पहले तो भाई ये समझ लीजिए। पहले हम पढ़ेंगे एसेट्स, परिसंपत्तियां। परिसंपत्तियां, परिसंपत्तियां लाइबिलिटीज को कहते हैं। ये थोड़ा दिक्कत हो रहा हो तो देख लेना स्पेलिंग में। देता, लाइबिलिटीज को कहते हैं देता, क्योंकि हिंदी मेरी थोड़ी वीक है। देता, ये दायित्व, दायित्व। अब ये एसेट क्या होती हैं, ये लाइबिलिटी क्या होती है, पहले आप ये समझ लीजिए, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट एसेट और लाइबिलिटी पे ही बेस्ड है, एसेट और लाइबिलिटी पे ही बेस्ड है। देखो, आपके पास जो घर है, जो गाड़ी है, जो सोना चांदी है, जो हीरे जवाहरात तो अब होते नहीं है, ये सब आपकी एसेट है। क्या क्या बताया मैंने, आपके पास जो घर है वो आपकी एसेट है, जो सोना चांदी है वो आपकी एसेट है, आपके घर में 2-3 गाड़ियां होंगी वो आपकी एसेट है, अगर बाहर कोई घर है आपके, बिल्डिंग्स है, वो आपकी एसेट है, जो मशीनें हैं बड़ी बड़ी उसे हम एसेट कहते हैं। और यही होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। एसेट वो जिसे बेचने पर पैसा आए हमारे पास। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज दोस्तों, इसे कहते हैं उधार। आपने किसी से उधार लिया तो वो हो गई आपकी लाइबिलिटीज। आपने अपने दोस्त से 5 लाख रुपए उधार लिए, तो आपके पास इनकम तो बढ़ी, इनकम तो बढ़ी, लेकिन साथ के साथ लाइबिलिटीज भी बढ़ गई, क्योंकि 5 लाख रुपए आपको फ्री में नहीं मिले दोस्तों। वो आपको एक समय में, एक निश्चित पीरियड में, एक टाइम पीरियड में उस व्यक्ति को, यानी जिससे लिए उसे चुकाने पड़ेंगे आपको। उस व्यक्ति को 5 लाख रुपए चुकाने पड़ेंगे, तो आपकी लाइबिलिटीज बढ़ गई। वही एसेट का मैंने बताया था, जो घर है, जो गोल्ड है, जो आपकी गाड़ियां हैं, आपके घर में कोई बड़ी सी मशीन हो रही, जैसे एसी हो गया, एसी भी एसेट्स होता है। और बाहर आपने और 2-3 घर और खरीद रखे हैं, रेंट पे दे रखे हैं, वो भी आपकी एसेट्स ही हैं। और गोल्ड आपने चैन पहन रखी है, वो भी आपकी एसेट्स है। रिंग पहन रखी है, वो भी आपकी एसेट्स ही है। मतलब गोल्ड हो गया, गाड़ियां हो गई, घर हो गया, ये आपकी एसेट्स होती है, जिन्हें बेचने पर हमें पैसा मिलता है, जिन्हें बेचने पर हमें पैसा मिलता है,
वो हमारी एसेट्स होती हैं। लाइबिलिटीज, फिर मैं बता रहा हूं, मैंने कहा था मैं आपको मुंह जवानी याद करा दूंगा, ये कॉन्सेप्ट मुंह जवानी याद करा दूंगा कि क्या होता है। लाइबिलिटीज, आपने अपने किसी फ्रेंड से, रिश्तेदार से पैसा उधार लिया है, आपकी इनकम तो बढ़ रही है दोस्तों, लेकिन साथ के साथ आपकी लाइबिलिटीज, देयता, दायित्व भी बढ़ गया है, क्योंकि आपको भविष्य में वो पैसा कभी ना कभी चुकाना होगा, वो पैसा कभी ना कभी आपको चुकाना होगा, तो आप पे दायित्व भी बढ़ गया है। तो ये दो जो कॉन्सेप्ट है, एसेट और लाइबिलिटीज, इसे बहुत ही ध्यान से आप अपने दिमाग में इंस्टॉल कर लो, क्योंकि पूरा ही कॉन्सेप्ट उसी पे बेस्ड है। ये थोड़ा सा मिट गया है, ये है ओल्ड एज पेंशन। चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम बजट में सरकार के रिवेन्यू रिसिप्ट, यानी राजस्व प्राप्तियां। राजस्व प्राप्तियां में क्या क्या आता है? इसमें दोस्तों सरकार की वो आय जिससे ना तो सरकार की एसेट कम हो, ना लाइबिलिटी बढ़े, ना तो सरकार की एसेट कम हो, ना लाइबिलिटी बढ़े, ऐसी कौन कौन सी होती है? सरकार की वो इनकम दोस्तों, सरकार की वो इनकम, दो सॉरी, सरकार की वो आय, सरकार की वो आय, वो इनकम जिससे ना तो सरकार की एसेट भाई कम हो, ना तो परिसंपत्तियां कम हो, और ना ही लाइबिलिटी बढ़े, ना तो परिसंपत्तियां कम हो, ना ही उधार बढ़े, ऐसे कौन कौन सी आय होगी? तो चलिए उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। पहला है ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सभी प्रकार के कर, सभी प्रकार के कर। दोस्तों सरकार हम पर कर लगाती है, टैक्सेस लगाती है, पूरे हिंदुस्तान में सरकार कर लगाती है। मार्कर पे भी कर लगा हुआ है, ये भाई मेरे पास चार्जर है, इस पे भी लगा हुआ है, ये माइक का कवर है, इस पे भी टैक्सेस लगा हुआ है, सभी चीजों पे टैक्स लगा रहता है, इंक्लूडेड ऑल टैक्सेस, आपने पढ़ा होगा, सभी पे टैक्सेस लगाती है। डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, इसलिए मैंने क्या लिखा है, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस। वहां से जो इनकम आ रही है, क्या वो सरकार की एसेट को कम कर रही है? कमेंट करके मुझे बताइए, सरकार की एसेट को कम कर रही है वो? कमेंट करके मुझे बताइए। नहीं, एसेट को कम कर रही है? नहीं कर रही दोस्तों, वो सरकार की एसेट को कम नहीं कर रही। क्या वो सरकार के स्तर पे कर्जा बढ़ा रही है? सरकार के पास टैक्स आ रहे हैं भाई, लाखों करोड़ों रुपए के,
टैक्स सारे जेब में, लाखों करोड़ों रुपए सरकार टैक्स के रूप में कमा रही है। क्या ऐसा करने पर सरकार के सर पे कर्जा बढ़ रहा है? नहीं दोस्तों, इसलिए ये क्रॉस का निशान लगा हुआ है, नहीं बढ़ रहा। दूसरा पॉइंट, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, सभी प्रकार के कर। समझ ले, जो सरकार के पास टैक्सेस आ रहे हैं, क्या उनसे, ये फिर बता रहा हूं, सरकार की एसेट कम हो रही है? जवाब होगा नहीं सर, सरकार की एसेट कम नहीं हो रही। जो सरकार के पास टैक्सेस आ रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहे हैं, क्या उससे लाइबिलिटीज बढ़ रही है? उधार बढ़ रहा है सरकार के ऊपर? सरकार के सर के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है, करोड़ रुपए जेब में आ रहे हैं? नहीं सर। आई होप आपके ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गया होगा अच्छे से, और लाइफ टाइम के लिए बैठ गया होगा, आप इसे कभी भूलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने 2-3 बार रिपीट करा है तो आपको याद ही हो गया होगा। मेरा पढ़ाने का तरीका कुछ ऐसा ही है दोस्तों। तीसरा देखते हैं, सॉरी दूसरा दूसरा है फीस, फी, फाइन, लाइसेंस। तीनों के बारे में मैं बताता हूं। हम, आप लोग, मैं तो नहीं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में फीस देते हैं, फीस देते हैं स्कूल में। कहाँ जाती है वो? गवर्नमेंट स्कूल में जो फीस जाती है, गवर्नमेंट स्कूल में फीस जाती है। हॉस्पिटल में जो फीस जाती है पर्चा बनने की, आपने देखा होगा 10 रुपए फीस लेते हैं पर्चा बनने की। स्टैंप लगाते हैं ना, ऐसे स्टैंप लगाते हैं हॉस्पिटल में, नई तारीख डलवाने का स्टैंप 10 रुपए लेते हैं, ऐसा 20 रुपए लेते हैं। वो जो पैसे लेते हैं, वो जो फीस लेते हैं, वो कहाँ जाती है? कहाँ जाती है दोस्तों? सरकार के खाते में जाती है। फीस हो गई। अब आ गया फाइन। एक एक वर्ड को डिटेल में समझेंगे दोस्तों, एक एक वर्ड्स को डिटेल में समझेंगे। फाइन, आप लोग बाइक चला रहे बिना हेलमेट के, मस्त ड्रर, 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 ऐसे, रेड लाइट है, जंप कर दी, आगे पकड़ लिया, चालान काटा नहीं काटा, 1,000 रुपया लग गई चालान। जो 1,000 रुपए का चालान काटा है, कहाँ जाएगा भाई साहब? सरकार के हाथे में जाएगा। कहाँ जाएगा? सरकार के हाथ में जाएगा जो चालान काटा है। तीसरा, लाइसेंस। आप दिवाली पे सोच रहे हैं बम बनाने पे एक फैक्ट्री खोल लेते हैं, दिवाली का समय आ रहा है, बम बनाने की एक फैक्ट्री खोल लेते हैं, तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। सरकार के पास गए लाइसेंस लेने, सॉरी, कि मुझे लाइसेंस दे दो, मुझे बम बनाने की फैक्ट्री खोल ली है लीगल तरीके से। सरकार ने कहा ठीक है बना देंगे, लाओ 20,000 रुपए। ये जो 20,000 रुपए हैं, किसके हाथे में रहे भाई साहब? सरकार के हाथे में रहे। अब देखिए, जो आपने स्कूल में या हॉस्पिटल में फीस भरी, जो आपका चालान काटा 1,000 रुपए का, जो 20,000 रुपए आपने लाइसेंस पे दिए, उससे क्या सरकार की एसेट कम हुई दोस्तों? सरकार की एसेट कम हुई? नहीं दोस्तों, सरकार की एसेट कम हुई नहीं। सरकार के स्तर पे कर्जा बढ़ा? नहीं, सरकार के सर पे कर्जा बढ़ा? नहीं दोस्तों, सरकार के सर पे कर्जा भी नहीं बढ़ा, क्योंकि पैसा आ रहा है, जा नहीं रहा, आ रहा है। सरकार के सर पे कर्जा भी नहीं बढ़ा। तीसरा पॉइंट आ जाता है गिफ्ट एंड ग्रांट्स। इसे हिंदी में कहते हैं उपहार एंड अनुदान। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, ये उनके लिए है।
उपहार एंड अनुदान। आप किसी को गिफ्ट देते हो, उसके बदले कुछ लेते हो। ये मत कहना पार्टी लेते हैं। गिफ्ट हमेशा बिना कुछ लिए दिया जाता है दोस्तों। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। ये मैंने किसी को गिफ्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मुझसे कुछ लूंगा। वो तो पार्टी तो हम ऐसे ले लेते हैं यार। गिफ्ट हम बिना कुछ लिए देते हैं। तो गिफ्ट एंड ग्रांट्स आ गई, जिससे ना तो सरकार की एसेट कम हो रही है, ना लाइबिलिटीज बढ़ रही है। पीएसयूस, ये पीएसयूस क्या होता है दोस्तों? प्यास लग रही है दोस्तों, ये करा दूं, फिर मैं इसके बाद पानी पीऊंगा यार, प्यास लग रही है मुझे। पीएसयूस, इससे फुल फॉर्म है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग क्या होता है दोस्तों? पीएसयूस की आय, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आय क्या होता है? जो भी भारत में, हमारे भारत में सरकारी कंपनियां हैं, जो भी भारत में हमारी सरकारी कंपनियां हैं, उससे जो आय प्राप्त हो रही है वो जा रही है सरकारी खाते में। जो भी भारत में सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां कौन कौन सी है, इसके फुल फॉर्म पता चल रही? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वो होती है महारत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना। मिनी रत्ना, इसके अंदर कौन कौन सा सरकारी कंपनियां होती है दोस्तों? वो होती है भेल, भेल, गेल, सेल, एनटीपीसी, एनटीपीसी, आईओएल, इंडियन ऑयल लिमिटेड। ये सारी और भी बहुत सारी है, ये सरकारी कंपनियां हैं दोस्तों। इससे जो भी आय होती है वो सरकार के पास होती है, सरकार की इनकम होती है दोस्तों। क्या होती है वो? सरकार की इनकम होती है। उससे क्या सरकार की एसेट कम हो रही है दोस्तों? मुझे बताएं, सरकार की एसेट, परिसंपत्तियां कम हो रही है? नहीं। क्या उससे सरकार के स्तर के ऊपर कर्ज बढ़ रहा है? नहीं, नहीं। अब हो गया प्राप्त ब्याज। प्राप्त ब्याज का क्या मतलब होता है दोस्तों? मान लो सरकार ने 2 करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का मुझे लोन दे रखा है। ऐसा तो है नहीं है मुझे सरकार मुझे 2 करोड़ रुपया लोन दे दी। सरकार का रिश्तेदार थोड़ी हूं मैं। उदाहरण है, मान लीजिए, अब मैंने उदाहरण अपने ऊपर ही लिया है, तो 2 करोड़ का क्यों लू? 100 करोड़ का लोन दिया है मुझे। मान लीजिए कि सरकार ने मुझे 100 करोड़ का लोन दिया है, ठीक है। उस पे जो इंटरेस्ट है वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है। 1 करोड़, 10 लाख रुपए है इंटरेस्ट, 10 लाख रुपए मान लीजिए। सरकार ने मुझे 100 करोड़ का लोन दिया है, उस पे जो मुझे इंटरेस्ट देना है वो है 10 लाख रुपए। ये जो 10 लाख रुपए हैं ये सरकार के खाते में जा रहे हैं, हर महीने सरकार के खाते में जा रहे हैं।
इससे क्या सरकार की एसेट कम हो रही है, इंटरेस्ट आ रहा है उस पे, सरकार की एसेट कम हो रही है, बताएं मुझे। नहीं। इससे क्या लाइबिलिटीज बढ़ रही है सरकार की, सरकार के सर पे कर्जा बढ़ रहा है। नहीं। फिर मैं पूछ रहा हूं जो लोन आ रहा है 10 लाख रुपए जो मैं सरकार को दे रहा हूं, उससे क्या सरकार की एसेट कम हो रही है? नहीं दोस्तों। उससे क्या सरकार के सर पे कर्जा बढ़ रहा है, लाइबिलिटीज बढ़ रही है? नहीं। यहां पर हो गया 5 पॉइंट हो रहे। एस शीट, यह आपके लिए नया वर्ड हो सकता है दोस्तों। एस शीट, ये नया वर्ड हो सकता है। इसका क्या मतलब है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताएं। मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आपको पता होगा तो। बहुत लोगों को जो एमकॉम भी कर चुके हैं, एमबीए भी कर चुके हैं, उन्हें भी नहीं पता इसका वर्ड, इसका मतलब क्या होता है। एस शीट, इसे हिंदी में भी एस शीट ही कहते हैं। हिंदी में भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसे एस शीट ही कहते हैं। हिंदी में भी एस शीट ही कहेंगे इसे। क्या मतलब होता है चलिए मैं बताता हूं। जैसे कोई मकान खंडर पड़ा हुआ है बाहर, कोई मकान खंडर पड़ा हुआ है, वो था मिस्टर एक्स का, मिस्टर सलमान का था, मान लीजिए एक्स हटा दीजिए, मिस्टर सलमान का था वो। एक मकान है बाहर दिल्ली के अंदर, मिस्टर सलमान का। ऐसा सुनिए आप, ठीक है। मिस्टर सलमान की हो जाती है डेथ, मिस्टर सलमान की हो जाती है डेथ, लेकिन उस मकान पे क्लेम करने वाला कोई नहीं है। मतलब सलमान के रिश्तेदार कोई भी नहीं है दोस्तों। ताऊ चाचा भाई बहन नाना नानी मामा फूफा कोई भी नहीं है। उस मकान का मालिक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सलमान थे। उस मकान के मालिक सिर्फ और सिर्फ मिस्टर सलमान थे, और उस पर क्लेम करने वाला कोई नहीं है क्योंकि उनके रिश्तेदार में कोई नहीं था। मिस्टर सलमान ही थे जो उस मकान के मालिक थे। उनके मरने बाद कोई है ही नहीं परिवार में जो उस मकान पे क्लेम कर सके। तो अब मुझे बताइए वो मकान किसका होगा? क्या मैं उस पर कब्जा कर सकता हूं? नहीं दोस्तों, वो हो जाएगा सरकार का। वो प्रॉपर्टी हो जाएगी अब सरकार की, जिसका कोई दावेदार नहीं होता दोस्तों। जिस प्रॉपर्टी का कोई दावेदार नहीं होता वो सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाती है। जिस प्रॉपर्टी का कोई दावेदार नहीं होता वो सरकार की प्रॉपर्टी मानी जाती है। यानी सरकार को एक प्रॉपर्टी और मिल गई। वो 20 करोड़ का मकान था, 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी और मिल रही सरकार को। तो अब मुझे फिर बताइए क्या सरकार की एसेट कम हुई? बताइए, क्या सरकार के सर पे कर्जा बढ़ा? नहीं। ना तो सरकार की एसेट कम हुई, न सरकार के सर पे कर्जा बढ़ा। इसे कहते हैं एसेट, एस्टीट। दोस्तों मैं 2 मिनट पानी पी लूं, मेरा बोलते बोलते गला सूख गया। 2 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, 2 मिनट का मैं ब्रेक लेता हूँ। ये रही मेरी बोतल और ये रहा मेरा मग। मैं इसमें ही दोस्तों चाय पीता हूँ, इसमें ही पानी पीता हूँ। चाय तो बहुत कम पीता हूँ, बहुत कम, 2% बस। सिर्फ और सिर्फ पानी ही पीता हूँ दोस्तों मैं।
और बोतल से ऐसे करते हैं, मुझसे पानी नहीं पिया जाता यार, प्यास नहीं बुझती, इसलिए मैं तो अपने मग में पीता हूँ। दोस्तों, आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है, मजा आ गया। चलिए शुरू करते हैं दोबारा। अब आ जाता है सरकार की कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियां, इसमें क्या है दोस्तों, सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है। पहला जो कॉन्सेप्ट है, सरकार ने लोन लिया है, इससे क्या होगा दोस्तों, सरकार की एसेट कम होगी या लायबिलिटी बढ़ेगी, मुझे बताइए, बताइए मुझे। सरकार ने ऋण लिया है, लोन लिया है, तो इससे दोस्तों सरकार ने लोन लिया है, 10 करोड़ रुपए का लोन ले लिया, इससे सरकार के सर पे कर्जा बढ़ेगा दोस्तों। ये क्या निशान लग रहा है, सही का, यहां कैसा लग रहा था, क्रॉस का। इससे सरकार की लायबिलिटीज बढ़ेगी दोस्तों, क्योंकि सरकार ने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो वो भविष्य में चुकाना भी पड़ेगा दोस्तों। इससे सरकार के सर पे कर्जा बढ़ा है दोस्तों। सरकार ने लोन लिया, ऐसा तो नहीं लोन ले लिया वापस देने का कोई चक्कर नहीं, देना भी तो पड़ेगा भाई। तो सरकार ने उधार लिया है, तो उसको चुकाना पड़ेगा। सरकार के सर पे लायबिलिटीज बढ़ी है, दायित्व बढ़ा है, यानी भविष्य में चुकाना पड़ेगा, लायबिलिटीज बढ़ गई है दोस्तों। दूसरा पॉइंट, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश, इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, ये डेफिनेशन में समझाता हूं। जब सार्वजनिक क्षेत्र प्राइवेट निजी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाए, जब सार्वजनिक क्षेत्र निजी क्षेत्र में परिवर्तित हो जाए, तो उसे हम कहते हैं डिस इन्वेस्टमेंट। अगर आप दिल्ली से हैं तो जीटीबी अस्पताल का नाम आपने सुना होगा। जीटीबी अस्पताल का पूरा नाम है गुरु तेग बहादुर अस्पताल। गुरु तेग बहादुर अस्पताल, ये एक सरकारी अस्पताल है। यदि ये प्राइवेट अस्पताल में कन्वर्ट हो जाए, तो इसे हम कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट, यानी ये एक प्राइवेट अस्पताल बन जाए दोस्तों, तो इसे हम कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट। फिर समझाऊं, चलिए। सरकार की कंपनी है, जैसे भेल रेल सेल, इसके शेयर्स वो प्राइवेट कंपनी को बेच दे। सरकारी कंपनी के शेयर गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनी को बेच दे, तो इसे हम कहेंगे डिस इन्वेस्टमेंट, विनिवेश। क्या कहेंगे, विनिवेश। लेकिन इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इससे क्या हो रहा है, जो सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक क्षेत्र को हम निजी क्षेत्र में कन्वर्ट कर रहे हैं। जो सरकार का अस्पताल है गुरु तेग बहादुर, उसे हमने प्राइवेट क्षेत्र को बेच दिया। जो सरकार की एसेट है,
ये सरकार की एसेट है। गुरु तेग बहादुर अस्पताल, जीटीबी अस्पताल सरकार की एसेट है। वो सरकार ने प्राइवेट क्षेत्र को बेच दिया दोस्तों। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, एसेट कम होगी या लायबिलिटीज बढ़ेगी? कमेंट करके मुझे बताएं, कमेंट करके मुझे बताएं। इससे दोस्तों एसेट कम हो रही, क्योंकि जो सरकारी अस्पताल था उसे सरकार ने करोड़ों रुपए में प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, अपनी एसेट को बेच दिया। इससे सरकार की एसेट कम हो रही, इससे क्या हुआ, सरकार की एसेट कम हो रही। इसलिए इसे कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, इसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं, इसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं दोस्तों। आपने एलपीजी का वो पढ़ा होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी, इसे प्राइवेटाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आ जाते हैं हम सरकार के खर्चे। सरकार कहां कहां खर्च करती है, सरकार कहां कहां खर्च करती है। ये है, यहां भी रिवेन्यू का, यहां भी रिवेन्यू का। इसे कहते हैं राजस्व व्यय, एक्सपेंडिचर, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसे पूरा लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय। हिंदी वाले बच्चे सुन ले, इसे कहते हैं राजस्व व्यय, इसे कहते हैं पूंजीगत व्यय। सरकार हर साल भाई कहां कहां खर्च करती है, तो हर सरकार, सरकार गवर्नमेंट हर साल लाखों करोड़ों रुपए स्कॉलरशिप में खर्च करती है भाई साहब। जो स्कॉलरशिप मिलता है, हमें वजीफा मिलता है। अगर आप सरकारी स्कूल के स्टूडेंट या सरकारी कॉलेज के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको वजीफा मिलता होगा, मिलता था या मिलता है, मुझे बताइए, मिलता था या नहीं? स्कॉलरशिप मिलता था ना जी। तो लाखों करोड़ रुपए सरकार हर साल स्कॉलरशिप में खर्च करती है। एक खर्चा तो सरकार का ये हो गया। इससे सरकार की एसेट बढ़ी या लायबिलिटी कम हुई, बताइए मुझे। सरकार ने लाखों करोड़ों रुपया, लाखों करोड़ों रुपया स्कॉलरशिप पे खर्च करा है दोस्तों। अच्छी वीडियो है। लाखों करोड़ों रुपया स्कॉलरशिप पे खर्च करा है, तो मुझे बताइए क्या इससे सरकार की एसेट बढ़ी है या लायबिलिटीज कम हुई है? बताएं मुझे दोस्तों, कमेंट करके बताएं। जो सरकार ने खर्चा करा है, किस पे करा है? स्कॉलरशिप पे करा है। उससे लायबिलिटीज, एसेट और लायबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा? क्या एसेट बढ़ी या लायबिलिटीज कम हुई? एसेट बढ़ी नहीं, लायबिलिटीज कम हुई नहीं। क्या इफेक्ट पड़ा दोस्तों? मुझे कमेंट करके बताएं दोस्तों। ये वीडियो बाद में भी देखेंगे तो भी मुझे कमेंट करके बताएं भाई, मुझे कमेंट की जरूरत है। नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ा दोस्तों। दूसरा आ जाता है ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन देती है हर महीने,
हर महीने जो सरकार बुजुर्गों को पेंशन देती है, उससे क्या सरकार की एसेट बढ़ती है? उससे क्या सरकार की लायबिलिटीज कम होती है? बताओ। मतलब उससे सरकार की एसेट बढ़ रही है। जो सरकार के ऊपर खर्चा है, लायबिलिटीज है, वो क्या कम हो रहा है? वो क्या कम हो रहा है? नहीं दोस्तों, नो इफेक्ट, नहीं हो रहा। तीसरा, बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, इंग्लिश में कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। जो बेरोजगार लोग हैं उनकी भी सहायता करती है सरकार। उससे क्या सरकार की एसेट बढ़ रही है दोस्तों? मुझे बताएं, बढ़ रही है उससे एसेट? क्या उससे सरकार की लायबिलिटीज, जो उधार है, वो कम हो रहा है? सरकार के सर से कर्जा कम हो रहा है? नहीं दोस्तों। कॉस्ट का निशान नो पे। ब्याज भुगतान, ब्याज का भुगतान करना, ब्याज भुगतान कर रही है, उससे क्या एसेट बढ़ रही है दोस्तों। चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, एसेट बढ़ रही है इससे। कौन है बोल रहे? एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है। राइट। आ गया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजीगत व्यय। सरकार हर साल करोड़ों रुपए रोड बनाने पे, रोड बनाने पे खर्च करती है, डैम्स बनाने पे खर्च करती है, ब्रिजेस बनाने पे खर्च करती है, हॉस्पिटल बनाने पे खर्च करती है, स्कूल बनाने पे खर्च करती है। तो इससे सरकार की एसेट कम हो बढ़ रही है या कम हो रही है? लायबिलिटी एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है दोस्तों। सरकार हर साल रोड बना रही है, डैम्स बना रही है, ब्रिजेस बना रही है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है। ये सरकार के खर्चे हैं। हर साल सरकार करोड़ों रुपए इसमें खर्च करती है। क्या इससे सरकार की एसेट बढ़ रही है, लायबिलिटी कम हो रही है? मुझे आप ये कमेंट करके बताएंगे। इसका जवाब मैं नहीं, इसका जवाब आप देंगे। ये जो पोर्शन है ये मैंने आपके लिए छोड़ा है। रोड बनाने से, डैम्स बनाने से, ब्रिजेस बनाने से, स्कूल बनाने से, हॉस्पिटल बनाने से सरकार की एसेट बढ़ रही है? क्या बढ़ रही है? लायबिलिटीज कम हो रही है या नो फैक्ट हो रहा है? मुझे बताएंगे कमेंट करके। लास्ट पॉइंट, भुगतान, ऋण का भुगतान। सरकार ने जो ऋण लिया है, लोन लिया है, उसकी पेमेंट सरकार, सरकार ने जो 10 करोड़ रुपए का, 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, उसकी पेमेंट कर रही है, उसकी पेमेंट कर रही है। इससे क्या सरकार की एसेट बढ़ रही है या लायबिलिटी कम हो रही है? इन दोनों में से क्या होगा दोस्तों? सरकार ऋणों का भुगतान कर रही है भाई। जो उन्होंने ऋण लिया है, कर्ज लिया है, उसका भुगतान कर रही है।
तो इससे क्या सरकार की एसेट बढ़ रही है, यह लायबिलिटी कम हो रही है। इससे दोस्तों सरकार की लायबिलिटी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि सरकार ने ऋण लिया है। सरकार अपने कर्जे कम कर रही है, अपना उधार कम कर रही है। इससे सरकार के सर से कर्जा कम हो रहा है दोस्तों, क्योंकि सरकार ऋणों का भुगतान कर रही है। सरकार के सर से कर्जा कम हो रहा है, लायबिलिटीज कम हो रही है। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। तो दोस्तों इस पूरे चैप्टर में ये था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, मुझे पता है पूरी आई होप आशा करता हूं मैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक भी करेंगे, अपने दोस्तों के ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। और अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब किए बिना जाएंगे नहीं, क्योंकि बहुत ही डिटेल में पढ़ाया मैंने, एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाया है। तो अगर ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को यार जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब भी जरूर करें। जय श्री राम।